हेलो एवरीवन। ये हमारा पांचवा पार्ट है एलआईसी एजेंट एग्ज़ाम का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सीधे क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखें, पहला क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपको लगेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी? किन परिस्थिति में एक पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ती है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको इस प्रस्ताव फॉर्म पे लेके जाना चाहूँगा। अब देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। जब ये प्रस्तावक भरता है, ये जनरली प्रस्ताव पत्र तो भरना पॉलिसी धारक को ही होता है जो पॉलिसी लेना चाह रहा है, जो पॉलिसी लेने जा रहा है। लेकिन होता ये है कि उसके पास इतना समय नहीं है, या उसको ये फॉर्म इतना मतलब नया लगेगा कि उनको ये भरने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो होता ये है कि एजेंट उनसे बोलते हैं कि यहाँ यहाँ सर आप साइन कर दीजिए, और बाकी वो आराम से अपना फॉर्म जो है भरते हैं एजेंट। तो यहाँ पे एक कॉलम है, नामित व्यक्ति का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नामित व्यक्ति का नाम फॉर्म में अपने नॉमिनी का नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी लिखना होता है, यहाँ पे एज लिखना होता है, और बीमित व्यक्ति के साथ, जिनको आप नॉमिनी बना रहे हैं, बीमित व्यक्ति के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है, सन, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ देखें, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है। यदि नामित व्यक्ति अवयस्क है, जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं यहाँ पे, वो अगर अवयस्क है तो नियुक्त व्यक्ति का पूरा नाम, आयु, पता लिखिए। जिसको मान लीजिए कि कोई आदमी अपने 3 साल के बच्चे को नॉमिनी बना रहा है, मान लीजिए बाबू नाम है उनका बच्चे का, एज 3, क्या है, सन। तो अब ये 3 साल का बच्चा क्या हो गया, अवयस्क हो गया। तो इस केस में एलआईसी कहती है, बीमा कंपनी कहती है कि आप एक व्यक्ति को नियुक्त करिए और उनका नाम और पता लिखिए। तो सवाल का जवाब तो मिल गया कि किन परिस्थिति में पॉलिसी धारक को एक व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, जब नॉमिनी अवयस्क होता है। सवाल क्लियर, जवाब मिल गया आपको। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए कि किन्हीं व्यक्ति है जिनकी उम्र 35 साल है, उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को क्या बना लिया, नॉमिनी। तो अब 3 साल के बच्चे को नॉमिनी बनाया आपने, मान लीजिए कि किसी दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो जाए, तो बीमा कंपनी को तो ये 3 साल के बच्चे को ना पेमेंट करना पड़ जाएगा, जो कि मुश्किल है। बच्चे का ना अकाउंट है ना कुछ है। तो बीमा कंपनी कहती है कि जब तक ये जो नॉमिनी है अगले 15 साल में जब तक अवयस्क से व्यस्क नहीं होता है, तब तक एक व्यक्ति को आप नियुक्त कर दीजिए कि ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है तो उस केस में पॉलिसी का जो भी पैसा है उनको सुपुर्द किया जाए। तो आपने समझ लिया इस चीज़ को। अब आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन आप फिर से पढ़ें, अब आप समझ लेंगे इसको बड़ी आसानी से, कि किन परिस्थिति में पॉलिसी धारक को नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने की जरूरत होती है? बीमा धारक के नाबालिग होने पे नहीं, नामिती जब नाबालिग होता है उस केस में। कंफ्यूजन नहीं कि बीमा धारक नाबालिग हो गया, आपने पढ़ लिया है कि नाबालिग है और उस नाबालिग दिखा और आपने लगा दिया, तो गलत हो गया। बीमा धारक के नाबालिग होने पे नहीं, नॉमिनी यानी कि नामिती के नाबालिग होने पे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसको छोड़ देते हैं, आपको चूंकि समझ में नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए? पॉलिसी मान लीजिए कोई व्यक्ति चला रहे हैं, उनको आगे नहीं चलाना है, वो अपना पॉलिसी तोड़ के सरेंडर करके पैसा वापस करना चाहते हैं। तो पॉलिसी
3 वर्ष तक चलनी चाहिए, तब वो अपनी पॉलिसी को तोड़ सकते हैं, उसको समर्पण करके उसका जो मूल्य है वो ले सकते हैं। तो पॉलिसी कम से कम लगातार 3 वर्षों के लिए भुगतान अवश्य किया जाना चाहिए। क्लियर हो गया कि पॉलिसी समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सरेंडर वैल्यू लेने के लिए पॉलिसी को 3 साल तक चलना चाहिए। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है कि किसी पॉलिसी को कब व्यापगत समझा जाता है, मतलब लैप्स। व्यापगत का मतलब लैप्स। पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है? जब उसका प्रीमियम का भुगतान समय से नहीं करते हैं आप, तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब इसको मैं आपको समझाऊं कैसे? अब मैं इसको समझाने के लिए यहां पे लेके चलता हूं। यहीं पे वापस आते हैं वहां पे। देखिए, पॉलिसी को लैप्स कब समझा जाता है? जैसे मान लीजिए कि जनवरी में किसी ने पॉलिसी ली, जनवरी 2022 में ईयरली किस्त है, तो फिर उनको कब देना पड़ेगा? जनवरी 23 में उनको फिर से तो किस्त भरना पड़ेगा। 1 साल का अगर है, ईयरली मोड है जमा करने का, तो फिर जनवरी 23 में जमा करेंगे। अगर तो बीमा कंपनी कहती है कि आपको, बीमा कंपनी 1 महीना या 31 डेज, एक बार फिर से बोल रहे हैं आप तो समझ में आएगा, 1 महीना या 31 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देती है अपने पॉलिसी का भुगतान करने के लिए, कि अगर आपने इसका पेमेंट फरवरी 23 में भी किया तो बीमा कंपनी आपसे एक्स्ट्रा जो फाइन है, यानी कि फाइन नहीं लेती आपसे, उसका जो एक्स्ट्रा विलंब शुल्क है उस वो नहीं लेती है। तो ये जो एक्स्ट्रा समय मिलता है बीमा कंपनी के द्वारा, ताकि आप अपनी प्रीमियम का भुगतान किसी कारण से नहीं कर पाएँ, पैसे की कमी से या कितनी अन्य वजहों से, तो बीमा कंपनी आपको 1 महीना या 31 दिन का समय एक्स्ट्रा देती है कि इसमें आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर लें। तो ये जो समय बीमा कंपनी के द्वारा मिलता है, इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेस पीरियड। आपको ग्रेस मिलता है कि चलिए 1 महीना का या 31 दिन का समय मिल गया, ग्रेस पीरियड, जिसमें आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फाइन नहीं देना होगा। तो ये ग्रेस पीरियड, जो कि क्वेश्चन नंबर ये है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की रियायती अवधि के संबंध में सही है? रियायती अवधि, ग्रेस पीरियड का मतलब ही हुआ हिंदी में रियायती अवधि। आपको रियायत मिल रही है ना, ग्रेस मिल रहा है ना, जैसे ग्रेस मार्क लेके लोग पास होते हैं ना, उसी तरीके से ग्रेस मिल गया, रियायत मिल गई, आप पास हो गए। तो रियायती अवधि के संबंध में सही है। रियायती अवधि की मानक समय सीमा 1 महीना या 31 दिन है। अब वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी पॉलिसी को कब व्यपगत समझा जाता है, लैप्स कब मान लिया जाता है? जब आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान इस रियायती अवधि में भी नहीं जब करेंगे ना, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। अगर रियायती अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी को लैप्स या व्यपगत समझा जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको समझे जरा। एक क्वेश्चन ये आता है, पूछा जाता है। अब मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया आपको कि अगर किन्हीं की पॉलिसी जनवरी में खुली और जनवरी में पॉलिसी खुली, जनवरी 22 में, उनको जमा करना है कब? अब जनवरी 23 में। वो किन्हीं कारण से नहीं जमा कर पाए, उन्होंने सोचा कि चलिए मेरे पास 1 महीना या 31 दिन का समय तो एक्स्ट्रा है ही, मैं इसको फरवरी 15-20 तारीख के आसपास, फरवरी 23 में जमा कर लूँगा, मेरे पास पर्याप्त समय है। अब खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि 20 फरवरी को उनकी
मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता है कि प्रीमियम का भुगतान अगर पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है, समय से भुगतान नहीं करते हैं, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई और आपका कवर नहीं मिलता है। यानी कि प्रीमियम टाइम टू टाइम भुगतान होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए गाड़ी का इंश्योरेंस आपने कराया, अब गाड़ी का इंश्योरेंस जो था वो मान लीजिए दिसंबर तक वैलिड था, आपने उसको रिन्यू नहीं कराया और जनवरी में आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो बीमा कंपनी थोड़ी ना गाड़ी का पैसा देती है। उसी तरीके से अगर इंश्योरेंस का कवर आपको लेना है तो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट करना होता है। इसीलिए तो बीमा कंपनी ने 1 महीना या 31 दिन का समय दे रखा है कि चलिए इस पीरियड में भी आप कर लीजिए। अब सवाल ये पूछा जाता है घुमा के कि बताइए कि 20 फरवरी को जमा करना था, उनकी मृत्यु फरवरी 23 में उनको जमा करना था, 1 महीने का समय भी मिला था, लेकिन जमा नहीं कर पाए जनवरी में। उन्होंने सोचा कि फरवरी 23 में मैं जमा कर लूँगा, 1 महीना समय मिला है, लेकिन 20 फरवरी को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या बीमा कंपनी पेमेंट करेगी, मृत्यु दावे का भुगतान करेगी? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेगी पेमेंट, क्योंकि बीमा कंपनी ने 1 महीने का समय तो दिया है ना। उसमें अगर नहीं करते तब तो बीमा कंपनी नहीं देती तो बात समझ में आती। आपने 1 महीने का समय दिया है, उसमें मैंने पेमेंट नहीं किया, तो बात अभी तो पेमेंट करने का समय मेरा बाकी था, मृत्यु हो गई, बीमा कंपनी पेमेंट को देना पड़ेगा। अब इसी में सवाल ये पूछा जाता है कि वो तो ठीक है, मान लीजिए कि उनको 10,000 का किस्त जमा करना था फरवरी में या जनवरी में, वो नहीं जमा कर पाए, तो बीमा कंपनी जो पेमेंट करेगी, जो इंश्योरेंस की राशि है मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो ये 10,000 का किस्त जो जनवरी में उनको जमा करना था उसको काट के देगी या बिना काटे हुए? तो इसका जवाब है बिना काटे हुए पेमेंट मिलेगा। क्लियर? अभी 6 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए। अगर पॉलिसी धारक देय तिथि तक प्रीमियम भुगतान नहीं करता है, देय तिथि यानी कि एग्जाम्पल जो मैंने दिया था जनवरी 22 तक देय नहीं भुगतान नहीं करता है और रियायती अवधि के मध्य मर जाता है, यानी कि फरवरी में मर गया, तो ऐसे में क्या होगा? इसका ऑप्शन ख सही है, पढ़ें। बीमा कंपनी दावे का भुगतान करेगी और पिछले बकाया प्रीमियम को माफ कर देगी, उसको बिना कटौती किए हुए जो पेमेंट मिल जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर, वो आप देख लें। बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की जो धारा है ना, इसी के तहत जो है इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलते हैं इसको, उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। तो बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत नॉमिनी बनाने की अनुमति दी जाती है? नामांकन मतलब नॉमिनी बनाने की प्रक्रिया 39, याद रखें। 39 को कैसे लिखेंगे? 39 में 9 आ रहा है तो नॉमिनी में भी 9 आता है, समझ लें, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 39 में नॉमिनी का प्रावधान किया गया है। आपको समानुदेशन भी मैं बताऊंगा। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखें, ये पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन दावे की अवधारणा को अच्छी तरह वर्णन करता है? दावा का मतलब क्या होता है ये समझ लें आप। दावा का मतलब होता है क्लेम। जैसे आप जब भी जुड़ जाएंगे इस काम से तो आप सुनेंगे उनको क्लेम का पेमेंट नहीं मिला, तो क्लेम का मतलब दावा। जब भी पैसा मिलने वाली स्थिति आए तो समझिए दावा उत्पन्न हुआ है। पैसा कब कब मिलता है? परिपक्वता पे, पॉलिसी परिपक्व हो गई, परिपक्वता पे जो राशि मिलेगी परिपक्वता दावा, मृत्यु पे जो राशि मिले वो मृत्यु दावा, क्लेम डेथ क्लेम, इसको मैच्योरिटी क्लेम बोलते हैं, और बीच में रिटर्निंग आता है वो भी उत्तरजीविता लाभ बोलते हैं उसको, वो भी दावा है। यानी कि जब जब पैसा मिले वो दावा है। तो दावा क्या है? दावा एक मांग है। दावा कौन, पैसा कौन मांगता है? बीमा धारक मांगता है। आपने ऐसा ऐसा वादा किया था बीमा कंपनी से, आप मुझे पैसा दीजिए। तो दावा क्या है? एक मांग है, बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वचन को पूरा करना चाहिए।
खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीचे पॉलिसियों की एक सूची दी गई है। कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत नियत समय के भुगतानों के रूप में दावा भुगतान किया जाता है? नियत समय पे पैसा मिलता है, कौन सी पॉलिसी है? मनी बैक पॉलिसी। मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में। और उसमें रिटर्निंग मिलता है 5 साल, जो भी अंतराल है 5 साल या 4 साल, अलग अलग पॉलिसी में जितने का बीमा आपने लिया है उसका एक सर्टेन परसेंटेज, 20%, 15%, जो भी हो बीमे की राशि का, वो परसेंटेज आपको मिलता है। ओके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया जाए। महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समनुदेशन किया है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के अंतर्गत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? तो सबसे पहली बात इसको मैं बताऊं कि महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक पॉलिसी ली है और उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का समानुदेशन किया है। जिसके पक्ष में आप पॉलिसी का समानुदेशन करते हैं उसी को ही पॉलिसी का लाभ मिलेगा। तो करण के पक्ष में इसका जवाब करण हो गया। आइए इसको समझ लेते हैं। लेकिन देखिए, ये जो टर्म है समानुदेशन, मैं आपको समझा रहा हूं। समानुदेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं असाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि आप अपनी पॉलिसी का जो भी अधिकार है, जो भी उसका लाभ है, अपनी पॉलिसी का अधिकार, लाभ किसी और के नाम से ट्रांसफर कर देते हैं कि चलिए ये पॉलिसी अब आपके नाम से। क्यों? ऐसे फ्री में थोड़े ना गिफ्ट कर रहे हैं। आपने उनसे लिया लोन। जैसे मान लीजिए कि राम और मोहन का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। राम को चाहिए लोन, तो राम गए मोहन के पास। मोहन ने कहा कि चलिए मैं आपको लोन दूंगा। तो राम को मोहन से लोन मिल गया। मोहन इतने होशियार, उन्होंने कहा कि ऐसे मैं थोड़े ना आपको लोन दूंगा, आप अपनी पॉलिसी का अधिकार जो है मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके पास जो LIC की पॉलिसी है ना, वो मेरे नाम से आप ट्रांसफ़र करिए। LIC में चलिए, फॉर्म भरिए और LIC को बताइए कि आप ये पॉलिसी मेरे नाम से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हो गया और मोहन ने राम को लोन दे दिया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समानुदेशन। क्या कहते हैं इसको? समानुदेशन। अब राम ने अपनी पॉलिसी मोहन को ट्रांसफ़र कर दी, समानुदेशन। अब राम की पॉलिसी का सारा अधिकार किसके पास चला गया साहब? अब मोहन के पास। अब राम का इसमें ख़त्म, इनके नॉमिनी का वैल्यू ख़त्म। अब मैच्योरिटी पे, यानी कि परिपक्व जब पॉलिसी होगी, उसका पैसा किसको मिलेगा? मोहन को। क्लियर? अब मान लीजिए रिटर्निंग पॉलिसी, उसमें उन्होंने मनी बैक पॉलिसी ली थी, उसका रिटर्निंग आएगा, वो भी मोहन को मिलेगा। राम की मृत्यु हो जाए तो डेथ पे जो पैसा मिलेगा वो भी अब किसको मिलेगा? मोहन को मिलेगा। राम ने पॉलिसी लेते समय उसमें एक बीमारी वाला राइडर जोड़ लिया था। राइडर का मतलब बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जोड़ लिया था कि बीमारी होगी तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, राम ने पॉलिसी लेते समय ये लाभ लिया था, गंभीर बीमारी राइडर, कि मुझे बीमारी अगर हो जाए पॉलिसी के दौरान तो मुझे पॉलिसी से पैसा मिलेगा। ठीक है, अब उन्होंने बाद में अपनी पॉलिसी मोहन को दे दी। मान लीजिए कि राम को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया इनको। ठीक है, अब हार्ट अटैक तो आया इनको, पॉलिसी से पैसा मिलना चाहिए था राम को, लेकिन अब किसको मिलेगा? मोहन को। क्लियर हुआ? तो अब ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ पॉलिसी खरीदी है। महेश ने पॉलिसी ली और उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समनुदेशन कर दिया। महेश ने पॉलिसी ली और उसने करण को पॉलिसी समनुदेशित कर दी। महेश को दिल का दौरा पड़ा और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50,000 रुपये का पैसा मिलना है, दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? सिंपल सी बात है, करण को। आप समझ गए ना? एक क्वेश्चन ये आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। मुझे आपको ये समझाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को आते हैं। अब जैसे डेथ जो है
ये दो प्रकार से होता है। एक नॉर्मल डेथ, जिसको नेचुरल कहते हैं, नेचुरल डेथ, और दूसरा होता है एक्सीडेंटल, यानी कि दुर्घटनावश मृत्यु और सामान्य मृत्यु। इसको बोलते हैं सामान्य मृत्यु और इसको दुर्घटना मृत्यु। अब दुर्घटना मृत्यु में होता यह है कि जितने की पॉलिसी आपने ली है, मान लीजिए कि 5 लाख की पॉलिसी आपने ली है, दुर्घटनावश मृत्यु होती है तो उसमें 2 गुनी राशि नॉमिनी को मिलती है। लेकिन बीमा कंपनी कहती है कि ठीक है, दुर्घटना से मृत्यु हुई है, इसका प्रूफ दें आप। क्या दें? प्रूफ दें। तो दुर्घटना वाले मामले में प्रूफ FIR चाहिए, पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम, FIR, जिसको अन्वेषण तहकीकात रिपोर्ट कह सकते हैं। एक और हिंदी में समझ ले, तहकीकात, पुलिस द्वारा इंक्वायरी, तहकीकात, पोस्टमार्टम, FIR, पंचनामा, पुलिस वही पंचनामा, तहकीकात। तो ये FIR, पोस्टमार्टम, तहकीकात, पंचनामा, ये रिपोर्ट आपको एक्सीडेंटल डेथ में दिखाना पड़ता है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो तो हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक कार दुर्घटना में परवीन की मृत्यु हो गई। लाभार्थी जो उनके नॉमिनी है मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तहकीकात की रिपोर्ट। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल डेथ में भी लगाना पड़ता है। क्लियर? आइए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें, मैंने बताया ना कि डेथ, अब पॉलिसी लेने के 3 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको कहती है कि ये मृत्यु तो बड़ी शीघ्र हो गई, क्या कारण था कि मृत्यु इतनी जल्दी हो गई? तो इसको शीघ्र मृत्यु बीमा कंपनी कहती है और इस केस में इंक्वायरी करती है कि 3 वर्ष के पहले क्यों मृत्यु हो गई इतनी जल्दी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया ताकि ये बातें याद रहें, परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद आ जाए। क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे को एक शीघ्र मृत्यु दावा माना जाता है? अगर पॉलिसी अवधि के 3 वर्षों के अंदर बीमा धारक की मृत्यु हो जाए तो उसे शीघ्र मृत्यु माना जाता है। इस 9वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। दावों के वर्गीकरण के आधार पर बेमेल विकल्प को चुनें, शीघ्र या गैर शीघ्र। 3 वर्ष के भीतर अगर डेथ हो तो उसको क्या बोलते हैं? शीघ्र। और 3 वर्ष के बाद अगर डेथ हो तो उसको गैर शीघ्र। शीघ्र नहीं है। मियादी बीमा खरीदने के 6 महीने बाद राम्या की मृत्यु हो जाती है, 6 महीने के बाद मृत्यु हो गई तो ये शीघ्र हो गया। ठीक है, 1.5 वर्ष बाद मनोज की मृत्यु हो जाती है, ये भी शीघ्र हो गया। मियादी बीमा खरीदने के 2.5 वर्ष बाद डेविड की मृत्यु होती है, ये भी शीघ्र हो गया। 5.5 वर्ष बाद परवीन की मृत्यु होती है तो ये गैर शीघ्र हो गया। तो बेमेल कौन सा हो गया? ये हो गया। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक्ड बीमा योजना खरीदी है। आपको याद आया? यूलिप मैंने बताया था, यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बीमा योजना। इसमें मैंने बताया था कि ये पैसा कहाँ लगता है? शेयर मार्केट में लगता है। शेयर में पैसा लगता है तो पैसा बढ़ भी सकता है और पैसा घट भी सकता है। तो उसने ये प्लान 10 वर्षीय यूनिट लिंक बीमा योजना खरीदी है। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें से क्या होगा? आइए इसको समझते हैं। इसमें 2 बातें हैं। जब आप यूलिप पॉलिसी लेते हैं तो ये तो रिस्क की पॉलिसी है क्योंकि इसका पैसा शेयर में लग रहा है, तो आपको इसका भुगतान मतलब इसकी जवाबदेही आपकी है। तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि पॉलिसी धारक, PH का मतलब पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी धारक जो है अगर 10 साल तक जीवित रहा तो मान लीजिए कि उसकी 1 लाख की पॉलिसी है, मान लीजिए 1 लाख की पॉलिसी है, वो पॉलिसी अगर उस समय मान लीजिए कि 1,80,000 हो गई तो उसको 1,80,000 मिलेगा। पैसा घट गया उसका और 80,000 ही हो गया तो 80,000 लेना पड़ेगा उनको, भले उनकी पॉलिसी कितने की थी? 1 लाख की थी।
पैसा बढ़ गया तो भी उनका, घट गया तो भी उनका, जबकि वो जीवित है। जब किस केस में उनको इतना लेना होगा? जीवित है तो ज़्यादा, कम है तो कम। लीजिए और खुश रहिए, घर जाइए। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए कि 1 लाख की पॉलिसी उनकी थी, 10 वर्ष के लिए उन्होंने पॉलिसी ली, उसका किस्त मान लीजिए कि उन्होंने जमा किया, यस फिक्स पॉलिसी है जो भी है, 1 लाख मान लीजिए उन्होंने जमा किया है, 10 वर्ष की पॉलिसी उन्होंने ली है, 5 वर्ष बाद मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 5 वर्ष के बाद, और उस समय पैसे की कीमत 1,20,000 है, तो उनके नॉमिनी को 1,20,000 पेमेंट हो जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद डेथ हुआ और पैसे का वैल्यू मान लीजिए कि 70,000 ही है, तो उनके नॉमिनी को 70,000 पेमेंट नहीं किया जाएगा, मूलधन मिल जाएगा कम से कम। ज़्यादा है डेथ केस में तो ज़्यादा मिलेगा, डेथ केस में अगर कम है, सॉरी, तो कम नहीं मिलेगा, डेथ केस में कम नहीं मिलेगा। यानी कि बीमा धन कितना है? 1 लाख, और फंड वैल्यू इसको बोलते हैं, फंड वैल्यू कितना है? 70,000। तो ये कम नहीं मिलेगा फंड वैल्यू। दोनों में जो अधिक रहेगा मृत्यु के मामले में, बीमा धन और फंड वैल्यू में, वो अधिक जो रहेगा वो मिलेगा। आइए मैं समझाऊं। अब 1 लाख क्या है? बीमा धन है। फंड वैल्यू है 1,20,000। दोनों में फंड वैल्यू और बीमा धन में कौन अधिक है? फंड वैल्यू मिल जाएगा। अब 1 लाख बीमा धन है, फंड वैल्यू 70,000 हो गया, दोनों में कौन सा अधिक है? बीमा धन, तो बीमा धन मिल जाएगा। यानी कि मृत्यु के मामले में दोनों में जो अधिक रहे वो मिल जाता है। अब क्वेश्चन आप पढ़ें, अब ये समझ में आएगा, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऐसे। शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक बीमा योजना खरीदी है। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से उसके पहले मृत्यु हो जाती है तो इसमें से क्या भुगतान होगा? बीमा धन या फंड मूल जो भी कम हो, नहीं, बीमा धन या फंड मूल दोनों में जो अधिक होगा वो पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, आइए। एक क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं जल्दी से। बीमा लेखन या अंडर राइटिंग क्या होता है? देखिए, आप प्रस्ताव फॉर्म भरवाया, आपने खुद भरा और आप ऑफिस में आ गए, तो एक अधिकारी होते हैं जो उन फॉर्म की जांच करते हैं, उनको हम बोलते हैं बीमा लेखक या अंडर राइटर। अंडर राइटर, इनको बीमा लेखक या जोखिमांकन कर्ता बोलते हैं। जोखिमांकन कर्ता या अंडर राइटर बोलते हैं। वो जोखिम का आकलन कैसे करते हैं? वो खुद जाके तो मिलेंगे नहीं, जो प्रस्ताव फॉर्म है उसकी जांच करेंगे, मेडिकल अगर जांच हुई तो उसको देखेंगे। एजेंट का गोपनीय रिपोर्ट एक फॉर्म होता है, उसी प्रस्ताव पत्र से लगा हुआ या अलग से लगाया जाता है, जिसको एजेंट भरता है। एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट को, उस फॉर्म को देखते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं उस व्यक्ति के जोखिम का, वो आकलन करते हैं। प्रस्ताव पत्र से जानकारी लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट से जानकारी लेते हैं और एजेंट की रिपोर्ट से वो जानकारी लेते हैं। फिर वो उस व्यक्ति के जोखिम का आकलन करते हैं, फिर उस पॉलिसी को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? जोखिमांकन कर्ता। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताएं, ऑफिस में जो जोखिमांकन करता है वो तो है, लेकिन प्राथमिक रूप से जोखिमांकन करता कौन है? सबसे पहले उस व्यक्ति का, जिनकी पॉलिसी हो रही है, उनके जोखिम का आकलन कौन करता है? एजेंट करता है। क्योंकि सबसे पहले एजेंट ही तो उस व्यक्ति को जानता है कि इस व्यक्ति की पॉलिसी करनी है, इस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है इस व्यक्ति का। तो एजेंट सवाल ये पूछे कि एक प्राथमिक जोखिमांकक के रूप में निम्न में से किसको माना जाता है? एजेंट को। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से केस को जीवन बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत किए जाने की संभावना है?
किस केस को बीमा कंपनी अस्वीकार कर देगी? 18 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति क्यों अस्वीकार करेगी, नहीं अस्वीकार करेगी? एक मोटा व्यक्ति, इसका भी पॉलिसी जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, अस्वीकार नहीं होगा। गृहिणी, इनकी भी पॉलिसी हो जाएगी। एड्स से पीड़ित व्यक्ति, इनकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अमृता गर्भवती है। मैंने बताया था जहां गर्भवती वाला मामला है उसमें था पॉलिसी के विशेष प्रावधान में डाला जाएगा। और इसको देख लें, ये क्वेश्चन क्या कहता है। अमृता गर्भवती है, उसने एक मियादी बीमा कवर के लिए आवेदन दिया है। नीचे दिया गया कौन सा विकल्प बीमा लेखक, वही बीमा लेखक या जोखिमांकन करता है जिसकी चर्चा अभी हमने की, बीमा लेखक द्वारा अमृता को बीमा उपलब्ध कराने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा? क्वेश्चन पढ़ें आप। इसका जवाब होगा प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ स्वीकृति। वो जोखिमांकन करता प्रतिबंध लगा के स्वीकृति दे देंगे कि देखिए आप गर्भवती हैं, अगर इस पीरियड में अगर आपकी मृत्यु होती है तो रिस्क जोखिम का कवर आपको नहीं मिलेगा। बाद में आप स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद से आपका रिस्क शुरू हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने प्रतिबंध लगा के क्लॉज, प्रतिबंध लगा के उनके प्रस्ताव पत्र को मंजूरी मिल गई, उनकी पॉलिसी हो गई। लेकिन इस पीरियड में जो भी समय उन्होंने निर्धारित किया है, उस पीरियड में अगर मृत्यु होती है तो उसका रिस्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जवाब प्रतिबंधात्मक क्लॉज के साथ स्वीकृति। और इस बात को कहाँ लिखा जाएगा? प्रस्ताव पत्र के, पॉलिसी दस्तावेज के विशेष प्रावधान में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से वो कौन सा बीमा प्रस्ताव है जिसकी गैर चिकित्सीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना कम है? बिना चिकित्सा के किसकी पॉलिसी पास नहीं होगी बिना चिकित्सा जांच किए हुए? पहला ऑप्शन है सविता, उम्र 26 वर्ष, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनके लिए चिकित्सा जांच की जरूरत उतनी नहीं है। महेश, उम्र 50 वर्ष, एक तो उम्र ज़्यादा, कोयले की खान में काम करते हैं, ये सही जवाब होगा। सतीश, उम्र 28 वर्ष, बैंक में काम करते हैं, इनके लिए भी चिकित्सा की जरूरत नहीं है ज़्यादा। परवीन, उम्र 30 वर्ष, एक स्टोर में काम करते हैं, इनके लिए भी चिकित्सा की जरूरत ज़्यादा नहीं है। नहीं, तो फिर गैर चिकित्सीय बीमा लेखन के अंतर्गत पात्र होने की संभावना किसमें कम है? बिना चिकित्सा जांच किए उनकी पॉलिसी नहीं होगी। महेश। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक और मैं क्वेश्चन, कुछ सेलेक्टेड और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लेके आऊँगा, तो वो मेरा ख्याल है कि पार्ट 6 होगा। बहुत धन्यवाद आप सबका।